नमस्कार दोस्तों, मैं अंतोष शाह आपका जीएस पैशन पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के तहत एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत की नदियों से ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहता है जहां की क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यानी हर एक एग्ज़ाम में मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। इसलिए हम लोग भारत की नदियों को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी में हो, यूपीपीसीएस में हो, बीपीएससी में हो, जेपीएससी में हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी का जो क्वेश्चन बैंक है उससे हम लोग इस सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आप नहीं बना पाइएगा। आपसे वादा करता हूँ कि ये जो नदियों से रिलेटेड जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से इसको कंपेयर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग सिर्फ जीएस पैशन फैमिली को बड़ा करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए एक काम कीजिएगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको फैलाइएगा और बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें। क्योंकि जितना जल्दी हम लोग का जीएस पैशन फैमिली बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया इनिशिएटिव इसमें हम लोग करेंगे। नहीं, अब देखिए बात आता है कि जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नहीं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका सीरीज हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव के तौर पे क्या करेंगे ना, बनाएंगे। और उसका वीडियो आप लोगों को आज ही से मिलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो अपना टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियाँ, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात होता है कि नदियाँ जहाँ से निकलती है वो उसका उद्गम स्थल कहलाता है। और नदियाँ जहाँ पे जाके क्या होती है, गिरती है या फिर दूसरे किसी बड़ी नदी में जाके मिलती है तो उसका मुहाना कहलाता है। तो आशा करते हैं कि नदियों के उद्गम स्थल और मुहाना के बारे में को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बात होता है कि नदियाँ जहाँ से निकलेंगी तो पक्का कोई ना कोई जल का स्रोत होगा, नहीं सोर्स ऑफ वाटर होगा। जैसे देखिए, तब सोर्स ऑफ वाटर के तौर पर हम लोग क्या लेते हैं, या तो ग्लेशियर होगा या नहीं तो कोई लेक होगा, नहीं झील होगा। इसी दोनों स्थान से क्या होती है ना, हम लोगों का नदियाँ निकलती है। और नदियाँ जहाँ से निकलेंगी वो स्थान समुद्र तल से बहुत ही क्या होगा ना, ऊंचा होगा। तभी तो नदियाँ निकल के क्या नीचे की ओर आती है। नदियाँ नीचे से ऊपर नहीं बहती है, आपको पता है। नदियाँ ऊपर से क्या आती है ना, नीचे की ओर बह के आती है। अब देखिए, जब नदियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बात बढ़िया से जान लीजिए कि नदियों को शक्ति कहाँ से प्राप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि नदियों को पावर कहाँ से मिलता है। तो जो ढालें होती है, यानी जो पहाड़ की ढालें होती है, नहीं वहाँ से नदियों को क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। जितना अधिक पहाड़ का ढाल होगा, नदियाँ उतनी ही तेज़ गति से और उतनी ही दूर तक क्या होगी ना, जाएंगी। अब देखिए, जैसे हर एक का कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे हम लोगों का भी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है, आपका भी मकसद है। हर एक का कुछ ना कुछ मकसद होता है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में जब लड़का लोग रहते हैं तो उसका एक ही मकसद होता है कि बढ़िया से बढ़िया जॉब ले, उसके बाद नौकरी मिलेगा तो बढ़िया क्या मिलेगा ना, बढ़िया जगह से आपका रिलेशन आएगा, नहीं संबंध आएगा तो शादी होगा बढ़िया जगह पे, नहीं फिर अपना फैमिली चलाइएगा, बसाइएगा बढ़िया से। तो ऐसे हर एक का कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो नदियों का भी मकसद होता है। नदियों का मकसद एक ही होता है कि किसी सागर में जाके मिलना, या नहीं तो जो छोटी नदियाँ होता है उसका मकसद होता है किसी बड़ी नदी में जाके मिलना। तो नदियों का मकसद के बारे में भी हम लोग समझ गए। अब देखिए, ये जो नदियाँ होती है, नहीं ये सामान्यतः हम लोग बोले कहाँ से निकलती है, किसी भी पहाड़ों से ही निकलती है, नहीं यानी ऊंचे स्थान से निकलती है। तो देखिए, ये जो नदियाँ हैं इसका जैसे हम लोग का ज़िंदगी का अवस्था होता है, जैसे हम लोग का ज़िंदगी में पढ़ते होंगे कि जो एकदम शुरू वाला अवस्था होता है, नहीं जिसको हम लोग शेषावस्था बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है ना हम लोग का, शेषावस्था के बाद बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था के बाद क्या आता है हम लोग का, युवावस्था आता है। फिर युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आता है। फिर प्रौढ़ावस्था के बाद अंत वाला जो अवस्था होता है वो क्या होता है हम लोग का, वृद्धावस्था होता है। तो ऐसे ही हम लोग का नदियों का भी क्या है ना, अवस्था है। इन नदियों को हम लोग 3 अवस्था में क्या करते हैं, बांटते हैं। अब देखिए, ये तीनों अवस्था नदियों का होता क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए, पहला अवस्था इसका है युवावस्था। ये युवावस्था से स्टार्ट होता है, युवावस्था। दूसरा इसका अवस्था है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ अवस्था। और तीसरा इसका अवस्था है वृद्धावस्था। यानी नदियां इन्हीं तीनों अवस्था में क्या होती है ना, बहती है। अब देखिए,
जब नदियाँ पहाड़ों से उतरती हैं तो ये इसका युवावस्था होता है। आप देखते होंगे कि नदियाँ जब पहाड़ों से उतरती है तो ये नदियाँ अपने सामने जो भी चीज़ आता है उसको काट के क्या होती है ना, आगे बढ़ जाती है। आप अपना लाइफ से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो लड़कियाँ या फिर जो भी है बच्चियाँ युवावस्था में होती है, उसमें एक अलग ही उमंग होता है, अलग ही जोश होता है। वो घर की बातों को कम सुनता है और अपने मन की बात को ज़्यादा सुनता है। नहीं, हर घर में बूढ़े लोग बोलते हैं, बूढ़ों मतलब वृद्ध लोग बोलते हैं, तो कुछ बोलते हैं कि बबुआ थोड़ा ये काम तो कर दो, हाँ ये कर दो वो कर दो, फिर इधर नहीं देखो उधर नहीं देखो। तो वो ऐसे बोलते रहे, बूढ़ो जब अपने टाइम में तुम था तो खूब मस्ती किया, तो हमारे टाइम में हमको रोक रहा है। अभी लड़का सब का बोली बोल रहे हैं, मेरा नहीं है। अब देखिए हर एक का ही है, नहीं हर एक अगर देखने जाइएगा तो लगभग युवावस्था में कोई भी उसको बुरा या ख़राब चीज़ नहीं उसको दिखता नहीं है। नहीं, जो सामने उसको अपने मन का बढ़िया लगता है वही करता है। तो ऐसे नदियाँ जब युवावस्था में होती है, नहीं तो ये नदियाँ भी क्या करती है ना, अपने मन का चीज़ को सुनता है। नहीं, सामने अगर पहाड़ है तो पहाड़ को काट के आगे बढ़ जाता है, नहीं चट्टान है तो चट्टान को काट के आगे बढ़ जाता है। तो अगर युवावस्था का बात किया जाए तो नदियाँ जो युवावस्था में होती है तो सिर्फ अपर्दन करती है। क्या करती है? अपर्दन करती है। अपर्दन का मतलब होता है काट छाट करना। क्या होता है? काट छाट करना। तो अगर पूछा जाए कि नदियाँ युवावस्था में क्या करती हैं तो अपर्दन करती है। अब नदियाँ जब पहाड़ से उतर के मैदानी भाग में आ जाती है तो उसका कौन सा अवस्था हो जाता है? पुनरा अवस्था हो जाता है। कौन सा अवस्था? पुनरा अवस्था। इस अवस्था में आप भी देखते हैं कि आदमी बहुत सोच समझ के काम करता है। तो इस अवस्था में, पुनरा अवस्था में नदियाँ क्या करती हैं ना, अपर्दन तो करती ही हैं, साथ ही साथ क्या करती है? निक्षेपण भी करती है। नहीं, पुनरावस्था में क्या करते हैं? अपर्दन के साथ निक्षेपण भी करते हैं। निक्षेपण का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जमाव करना। नहीं, किसी भी चीज़ का जमाव करना। तो पुनरावस्था में क्या करती हैं नदियाँ? अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण। और जब वृद्धावस्था में आती है तो नदियों का जो वेग है, नहीं जो एनर्जी है, जो पावर है, वो एकदम क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। आप भी देखते होंगे कि जो हम लोग का यहाँ पे बुजुर्ग लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, तो उसका जो क्या है ना, जब वृद्धावस्था में होते हैं तो एनर्जी पूरा ख़त्म हो जाता है। नहीं, लाठी लेके बेचारे चलते हैं। तो उसी प्रकार नदियों का भी वृद्धावस्था में क्या हो जाता है ना, एनर्जी ख़त्म हो जाता है। और ये नदियाँ वृद्धावस्था में सिर्फ निक्षेपण ही करती हैं, अपर्दन नहीं कर पाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि युवावस्था में नदियाँ क्या करती हैं? तो सिर्फ अपर्दन करती हैं। प्रौढ़ावस्था में नदियाँ अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण भी करती हैं। और वृद्धावस्था आते आते सिर्फ ये क्या करती है ना, निक्षेपण करती है। इसके पास अपर्दन का क्षमता नहीं रहता है। तो आशा करते हैं नदियों की इन तीनों अवस्था के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदियाँ जब पहाड़ों से उतरती है या फिर युवावस्था में होती है तो ये बहुत ज़्यादा काट छाट कर देती है पहाड़ों को। नहीं, तो इसके कारण चूँकि स्थल में ही नदियाँ बहती है तो स्थल में क्या ना, आकृति, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती है, जिसे हम लोग स्थलाकृति बोलते हैं। जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थलाकृति बोलते हैं। तो नदियाँ सबसे ज़्यादा जो स्थलाकृति का निर्माण करती है वो युवावस्था में ही करती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नदियाँ किस अवस्था में सबसे ज़्यादा स्थलाकृति का निर्माण करती है? तो किस अवस्था में? युवावस्था में, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में, उसके बाद वृद्धावस्था में। अब देखिए, ये नदियों द्वारा बनने वाले स्थलाकृति को हम लोग अभी बढ़िया से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, अभी जब बात कर रहे थे कि नदियाँ जब पहाड़ों से उतरती है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा काट छाट कर देती है। अगर नदियाँ दो पहाड़ों के बीच से होकर क्या होती है? गुजरती है। नदियाँ दो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है तो भी आकार के घाटी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? भी आकार के घाटी का। नहीं, इसी टाइप के घाटी का, जैसे इधर एक पहाड़ है, इधर एक पहाड़ है, तो इसके बीच से होकर जब ये गुजरती है तो किस आकार के घाटी का निर्माण करती हैं? भी आकार के घाटी का निर्माण करती है। अब देखिए, अगर नदियाँ इन घाटियों को काट छाट देती है, ये अगर नदियाँ क्या इन घाटियों को नीचे से क्या कर देती है? जैसे पानी बह रहा है तो चूँकि युवावस्था में पूरा जोश होता है तो क्या करती है ना, भी आकार के घाटी को काट देती है। नहीं, तो अगर ये भी आकार के घाटी को काट देती है तो ये निर्माण कर देती है गार्ज का। किसका निर्माण करती है? गार्ज। तो ये पूछा जाता है कि गार्ज का निर्माण नदियाँ किस अवस्था में करती है? तो युवावस्था में। कहाँ पे करती है? पहाड़ों में। फिर देखिए, इसी गार्ज को अगर नदियाँ और गहरी क्या कर दे? काट दे। नहीं, और गहरी क्या कर दे? काट दे। तो ये आय आकार की घाटी का निर्माण करती है। किसका? आय आकार की घाटी का निर्माण। इसी आय आकार की घाटी को कैनियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैनियन। सबसे बड़ा जो हम लोग कैनियन है वो कोलोराडो नदी द्वारा, जो कि यूएसए में बहता है, नहीं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
वहाँ कोलोराडो नदी द्वारा आयताकार की घाटी यानी सबसे बड़ी आयताकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो हम लोग अभी पढ़े कि नदियाँ जब पहाड़ों में बहती है तो दो पहाड़ों के बीच से जब गुजरती है तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। अगर उस वी आकार की घाटी को थोड़ा बहुत काट देती है तो किसका निर्माण कर देती है, गाद का। और जब पूरा काट देती है तो किसका निर्माण कर देती है, आयताकार की घाटी का। ये जो आयताकार की घाटी है नहीं, तो इसका अगर स्लोप देखिएगा तो ये पूरा 90 डिग्री ऐसे होता है, नहीं जैसे दीवार दिख रहा है कि नहीं, एकदम खड़ा स्लोप नहीं, वैसे ही आयताकार की घाटी का क्या होता है, स्लोप होता है। अब देखिए ये नदियाँ जब पहाड़ों से, ये मान के चलिए आपका पहाड़ है, इस पहाड़ों से क्या होती है, जब गिरती है सीधे कहाँ पे, ज़मीन पे। सीधे कहाँ पे गिरती है, ज़मीन पे। तो इसको हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा जलप्रपात नहीं, जो कि शरावती नदी पे है, कर्नाटक में। शरावती नदी आपका कावेरी का क्या है ना, सहायक नदी है। तो यह भी याद रखिएगा, सर एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है। तो जोग या गोरसप्पा जलप्रपात है, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक पे है। किस नदी पे, शरावती नदी पे है। शरावती नदी किसकी सहायक नदी है, कावेरी की। अब देखिए जब नदियाँ पहाड़ों से सीधे क्या होती है ना, ज़मीन पे, स्थल पे गिरती है तो किसका निर्माण करती है, जलप्रपात का, नहीं झरना जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए ये जो जलप्रपात इतना ऊपर से जब पानी नीचे गिरेगा तो यहाँ क्या कर देती है, गड्ढा बना देती है। क्या बना देती है, गड्ढा बना देती है। और इस गड्ढा को बोला जाता है अवनमन कुंड। क्या बोला जाता है, अवनमन कुंड। तो नदियाँ जब पहाड़ों से सीधे नीचे गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है, और उस पानी द्वारा क्या ना, जो जलप्रपात के नीचे वाले हिस्से में गड्ढा बना देती है। जो गड्ढा वाले स्थलाकृति होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवनमन कुंड बोलते हैं। अब देखिए ये नदियाँ जब पहाड़ों में चलती है या फिर जो चट्टानें होती हैं वहाँ पे जो चलती है, तो चूँकि हर एक चट्टानें एक प्रकार का नहीं होता है, नहीं हर एक चट्टानें अलग अलग प्रकार की होती है। तो कुछ चट्टानें मुलायम होती है तो कुछ चट्टानें क्या होती है, कठोर होती है। तो जो चट्टानें मुलायम होती है वो नदियों द्वारा क्या ना, काट दिए जाते हैं। और चूँकि जो कठोर चट्टानें होती हैं उसको नदियों द्वारा काटा नहीं जाता है। तो इस प्रकार जो नदियाँ हैं मुलायम चट्टानों को क्या कर देते हैं, काट देती है, और जो कठोर चट्टान उसको काट नहीं पाते हैं। तो इस कारण जो स्थलाकृति बनता है उबड़ खाबड़ वाला, नहीं जैसे यहाँ काट दिया तो यहाँ गहरा हो गया, चूँकि इसको काट नहीं पाए तो ये ऊँचा हो गया। फिर मान के चलिए इसके बाद वाला को काट दिया तो गहरा हो गया, इसके बाद वाला को नहीं काट पाया तो क्या हो गया, ऊँचा हो गया। यानी इस प्रकार का जो स्थलाकृति बनता है, कहीं गहरा तो कहीं ऊँचा, कहीं गहरा तो कहीं ऊँचा, इसको बोला जाता है छिप्रिका। क्या बोला जाता है, छिप्रिका। छिप्रिका नहीं, तो छिप्रिका कब बनता है, जब मुलायम चट्टानों को नदियाँ काट देती है और क्या कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती है, तो जो स्थलाकृति बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छिप्रिका बोलते हैं। अब देखिए ये नदियाँ अब पहाड़ों से उतर के कहाँ पे आती हैं, हम लोगों का मैदानी भाग में आती हैं। पहाड़ों से उतर के मैदानी भाग में आती हैं। अब समझते हैं कि मैदानी भाग में कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है, चलिए समझते हैं। तो आप देखते होंगे कि नदियाँ जब मैदानों में बहती हैं तो इस प्रकार से बहती हैं, बहती है कि नहीं, देखते होंगे आप। ये एस टाइप का आपको दिख के लग रहा होगा, नहीं। तो मैदानों में नदियाँ एस आकार के घाटी का निर्माण करती है। किस आकार के घाटी का, एस आकार के घाटी का निर्माण करती है। नहीं, इस एस आकार के घाटी को विसर्प घाटी भी बोला जाता है। नहीं, क्या बोला जाता है, विसर्प घाटी। एस आकार के घाटी का दूसरा नाम क्या है, विसर्प घाटी। अगर आपसे पूछा जाए कि विसर्प घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो नदियों द्वारा किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो मैदानी भाग में किया जाता है। ये देख रहे हैं आपको सांप जैसा विसर्प, विसर्प घाटी, विसर्प नहीं, आपको दिख रहा होगा कि ये विसर्प यानी सर्प जैसा, सांप जैसा भी है, इसलिए इसको विसर्प आकार की घाटी बोला जाता है। तो आशा करते हैं ऐसा आकार की घाटी आपको समझ में आया होगा। ऐसा आकार की घाटी का दूसरा नाम क्या है, विसर्प घाटी या विसर्प है। अब देखिए ये नदियाँ जब ऐसा आकार की घाटी में सीधे बहने लगती है, मान के चलिए इधर से आ रहा था और इधर मुड़ के ये सीधे इधर आ जाए, नहीं ये सीधे इधर आ जाए, तो देखिए इस वाले इलाके में क्या होता है ना, झील का निर्माण होता है। इस वाले इलाके में एक झील का निर्माण होता है, जिसको हम लोग गोखुर झील बोलते हैं। कौन सा झील बोलते हैं, गोखुर झील। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोखुर झील क्या होते हैं। तो आप बैल या गाय का जो ये होता है, खुर होता है, उसको देखे होंगे। तो उसी आकार का क्या ना झील बन जाता है। जब नदियाँ ऐसे आकार की घाटी में बहते बहते क्या ना सीधी हो जाती है, तो गोखुर झील का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो गोखुर झील का निर्माण भी कहाँ पे होता है, हम लोगों का मैदानी भाग में होता है। अब देखिए जब नदियाँ बहते बहते एकदम अपने अंतिम छोर यानी मुहाने पे आती है, तो जब ये मुहाने पे आती है
तो चूँकि इसका जो एनर्जी है, पावर है, शक्ति है, वो क्या होता है एकदम ख़त्म हो जाता है नहीं। और ये अपने साथ बहुत सारे निक्षेप भी वहाँ जमा कर देती है, यानी जो गाद कचरा होता है उसको भी जमा कर देती है। तो ये क्या होती है ना, उस समय जो मुहाना यानी सागर में या फिर किसी दूसरे नदी में मिलने से पहले बहुत सारी छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है, बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं में क्या होती है, बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितरिका, यानी बहुत सारे धाराओं में वितरित हो जाती है, इसलिए इन धाराओं को क्या कहा जाता है? वितरिका। तो मुहाने पे कौन स्थलाकृति स्थलाकृति बनाई जाती है नदियों द्वारा? तो वितरिका नहीं, क्या बनाई जाती है? वितरिका। जैसे देखिए ये हम लोग का कोई नदी आ रहा है नहीं, ये क्या है? हम लोग का कोई नदी आ रहा है। अब ये बहुत सारा यहाँ पे कचरा जमा कर दिए, तो यहाँ क्या करती है ना नदियाँ, बहुत सारे छोटे छोटे धाराओं में बढ़ जाती है, बहुत सारे छोटे छोटे धाराओं में बढ़ जाती है नहीं। और इस सब के बीच में आपका क्या ना, कचरा जो है वो जमा हो गया है। क्या जमा हो गया है? कचरा जमा हो गया नहीं। तो इन सभी जो छोटे छोटे धाराओं में बढ़ जाती है नदियाँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वितरिका बोलते हैं। अब देखिए इन वितरिकाओं के बीच में जो हम लोग का निक्षेप है, यानी जो बालू या फिर गाद या फिर मिट्टी है नहीं, वो क्या हो जाते हैं ना, ऊंचे उठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो? ऊंचे। मान के चलिए मिट्टी ला के उसमें जमा कर रहा है, तो मिट्टी का क्या होता है? ढेर होते गया नहीं। तो इस प्रकार से जो मिट्टी का ढेर हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। उसका आकार त्रिभुज के जैसा होता है, इसी त्रिभुज के जैसा होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो मिट्टियों से बने ऊंचे भूभाग जो कि नदियों द्वारा जमा करने के बाद बने हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। अब देखिए ये जो डेल्टा होती है ये नदियों द्वारा कहाँ पे बनाई जाती है? जहाँ पे ये समुद्र में मिलती है वहाँ पे बनाई जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो क्या है? सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि कहाँ पे है हम लोग का? वेस्ट बंगाल, जो हम लोग का पश्चिम बंगाल है, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन के डेल्टा का नाम सुंदरबन का डेल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ एक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष के पाए जाने के कारण उस डेल्टा का नाम क्या हो गया है? सुंदरबन का डेल्टा हो गया। ये बहुत ही उपजाऊ भाग होता है क्योंकि ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है। इसमें यहाँ पे बहुत सारी खेती भी होती है। अब देखिए ये जो सुंदरबन का डेल्टा है, यहाँ एक जानवर भी पाए जाते हैं नहीं, रॉयल बंगाल टाइगर नहीं, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन का डेल्टा क्या है ना? फेमस है। आशा करते हैं इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, डेल्टा के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आप सुने होंगे कि नदियाँ जब बहते बहते सागर में मिलती है नहीं, और अगर उसके दोनों किनारों पे क्या हो? पहाड़ हो, दोनों किनारों पे क्या हो? पहाड़ हो, तो डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी। एस्चुरी को हिंदी में बोला जाता है ज्वारनाद। हालांकि ज्वारनाद के बारे में लड़का कम ही सुने हैं, एस्चुरी के बारे में ज़्यादा सुने हैं। तो हम लोगों का क्या ना, जो डेल्टा बना था सुंदरबन का डेल्टा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बना था। लेकिन अगर इसी जब नदियाँ समुद्र में मिलती है और उससे पहले क्या हो ना, उसके दोनों साइड में क्या हो? पहाड़ हो, तो नदियाँ डेल्टा ना बना के क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती है नहीं। और हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का पश्चिमी भारत दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीप भारत में बहने वाले अधिकतर नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती है। अब देखिए समझते हैं कि एस्चुरी क्या होता है। देखिए चूँकि ये नदियाँ बह रही है, हम लोग का ये नदी बह रही है और इसके दोनों साइड में क्या है? हम लोग का पहाड़ है। ये दोनों साइड में इधर भी पहाड़ है और इधर भी हम लोग का क्या है ना? पहाड़ है। अब देखिए नदियाँ जब इधर से अपना अपर्दन करके मिट्टी वगैरह लाती है, तो मान के चलिए यहाँ पे क्या कर दिए? निक्षेप कर दिए, यहाँ पे जमा कर दिए, और इधर भी ये जमा कर दिए। अब जब और मिट्टी सब लाएंगे नहीं, तो वो मिट्टी इसको बोलेगा अरे बकलोल हट, हम कहाँ रहेंगे, तुम यहाँ पे खड़ा रहेगा। तो जिसको ढकेल के ऐसे ढकेल के क्या कर देगा ना, इन सीधे सागर में क्या कर देगा? गिरा देगा। सीधे सागर में क्या कर देगा? गिरा देगा। अब जब इन नदियों द्वारा लाए गए क्या निक्षेप को, जो कचरा है नहीं, कचरा नहीं बोलेंगे, जो मिट्टी है, बालू है, कंकर है, उसको क्या कर देते हैं? चूँकि यहाँ रखने का जगह नहीं है, फैलाने मैदान रहता तो इधर फैला देता, तो डेल्टा बन जाता। चूँकि दोनों साइड क्या है? पर्वत है, तो इन सभी मिट्टियों क्या कर देती है? ये सागर में ही गिरा देती है। तो जब ये सागर में गिरा देते तो आप देखते होंगे कि जब हम लोग छोटा में खेलते थे बालू लेके नहीं, तो ऐसे गिराते थे, तो गिराने के बाद वो कैसा शेप ले लेता था? शंकुकार शेप ले लेता था नहीं, या फिर बहुत बार क्या लेता था वो, जो अर्धचंद्राकार शेप ले लेता था नहीं, उल्टा कटोरा जैसा शेप ले लेता था। तो ये बालू सब गिरते गिरते यहाँ क्या हो जाता ना, अर्धचंद्राकार, उल्टा कटोरा, या उल्टा जो बेल वगैरह बेल वगैरह को जिसमें खाना दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लोग नांद बोलते हैं। तो उल्टा नांद जैसा क्या ले लेता है? आकृति ले लेता है।
इसी को हम लोग ज्वारनाद बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ज्वारनाद। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है एस्चुरी। आशा करते हैं एस्चुरी के निर्माण के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो एस्चुरी होती है नहीं, तो हम लोग का भारत में जो गोदावरी नदी है वो भारत में सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना होगा कि भारत में किस नदी द्वारा सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। तो कौन सी नदी है हम लोग का? गोदावरी नदी। आशा करते हैं कि आपको एस्चुरी के बारे में भी क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अब देखिए नदियों से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म है जिसको कि उपयोग किए जाते हैं और लड़का उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। सर भी खुद कंफ्यूज रहते हैं, तो लड़का तो कंफ्यूज रहबे करेंगे। तो आज उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। आप लोग पढ़ते होंगे कि पूर्ववर्ती नदी, अनुवर्ती नदी, फिर प्रवर्ती नदी, ये नदियाँ क्या होती है। आप किताब में भी पढ़ते तो आपको बढ़िया से क्लियर नहीं होता होगा, समझ में नहीं आता होगा कि ये नदियाँ होती क्या। तो अब समझिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसके बारे में? पूर्ववर्ती नदी के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर, नहीं एंटीसीडेंट रिवर। अब देखिए समझते हैं क्या होते हैं एंटीसीडेंट रिवर या पूर्ववर्ती नदियाँ। देखिए हिमालय का नाम सुने होंगे, तो हिमालय नदी या हिमालय का जो निर्माण हुआ था टेथिस सागर से, उससे पहले से उस क्षेत्र में 3 नदियाँ बहती थी। एक का नाम है सिंधु नदी। आपको सिंधु नदी जो कि हम लोग का जम्मू कश्मीर होते हुए बह के कहाँ चल जाती है? पाकिस्तान चल जाती है और फिर वहाँ अरब सागर में गिर जाती है। ये अगर हम लोग का भारत का मैप है, थोड़ा रफ मैप बना रहे हैं, देख लीजिएगा। नहीं, क्योंकि ये तिब्बत है या मानसरोवर झील है, यहाँ से 3 नदी निकलती है। ये हम लोग का सिंधु नदी, ये सतलज है और इधर आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये तीनों नदियों का जो निर्माण हुआ है या फिर उद्गम हुआ है, ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले हुआ है, यानी हिमालय का उत्पत्ति इसके बाद में हुआ है। तो जब ये हिमालय का उत्पत्ति हुआ तो ये नदियाँ अपनी रास्ता नहीं बदली, क्या कि ना जिस रास्ते में बह रही थी उसी रास्ते में बहती गई। तो कैसे बहती गई? यानी इन नदियों ने हिमालय को क्या कर दिया? बीच से काट दिया और अपना रास्ता वहीं बना, जिस रास्ते पे जा रहे थे उसी रास्ते पे बहने लगी। यानी पूर्ववर्ती नदियाँ वो नदियाँ होती है जो अपनी रास्ता पहाड़ या पर्वत के निर्माण के बाद भी ना बदले, यानी वो पहाड़ और पर्वत को काट के बहे नहीं। तो ऐसी नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ। देखिए नाम से ही है, नाम से ही पता चल रहा है पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब होता है पहले से, और वर्ती यानी बहने वाली नदियाँ। यानी ऐसी नदियाँ जो पहले अपना जिस रास्ते पे बह रही थी अभी भी उसी रास्ते पे बह रही है, उसके लिए उसने क्या किया? हिमालय पर्वत को क्या कर दिया ना? काट दिया नहीं। तो ऐसी नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ। तो भारत की जो मुख्य प्रमुख 3 पूर्ववर्ती नदियाँ हैं वो क्या क्या हम लोग का अभी बोले? एक है सिंधु नदी, दूसरा है सतलज नदी और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, इन नदियों के बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लिए कि ये नदियाँ क्या हम लोग का? पूर्ववर्ती नदी। आशा करते हैं कि पूर्ववर्ती नदी के बारे में आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा नदी हम लोग का अनुवर्ती नदी। अब इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मान के चलिए कि अभी ढाल ऐसे है नहीं, तो नदियाँ ऐसे बह रही है। अब मान के चलिए ये पहाड़ और उठ रहा है, इधर जाके इधर झुक गया, तो नदियाँ भी अपना रास्ता क्या कर रही ना? इधर चेंज कर ली। यानी ढलान के अनुसार, किसी क्षेत्र के ढलान के अनुसार अगर नदियाँ अपने रास्ते को क्या कर लेती हैं? बदल लेती है, तो उस नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवर्ती नदी बोलते हैं। आशा करते हैं अनुवर्ती नदी के बारे में भी आपको समझ में आ गया हो। यानी जैसे जैसे क्षेत्र का ढाल बदलेगा, यानी ढाल का डायरेक्शन चेंज होगा तो नदी का बहने का डायरेक्शन भी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवर्ती नदियाँ। ये अनुवर्ती नदियाँ में हम लोग का गोदावरी नहीं, नर्मदा, कावेरी, यानी जितने भी हम लोग का प्रायद्वीप भारत या यानी दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां हैं, सभी कैसी नदियां हैं? हम लोग अनुवर्ती नदियां हैं। अब देखिए परवर्ती नदियां, नहीं एकदम आसान है। परवर्ती नदियां सामान्यतः किसी नदी के सहायक नदी को ही क्या बोला जाता है? परवर्ती नदी बोला जाता है। किसी नदी के सहायक नदी को ही क्या बोला जाता है? प्रवर्ती बोला जाता है। यानी किसी नदी के मुख्य अगर कोई सहायक नदी है और उसका फिर जो सहायक नदी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रवर्ती नदी बोलेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि इधर से हम लोग का ये गंगा बहती है नहीं, और इसके जस्ट यहीं से उत्तराखंड से एक नदी आती है यमुना नदी, वो आके गंगा में इलाहाबाद में मिल जाती है। और इस यमुना नदी का एक सहायक नदी है चंबल, दूसरा है सिंध, फिर तीसरा है क्या? केन, और चौथा है बेतुआ। तो ये सभी जो नदियां हैं चंबल, सिंध, केन, बेतुआ,
इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? परवर्ती नदियाँ बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि पूर्ववर्ती नदी, अनुवर्ती नदी, प्रवर्ती नदी के बारे में आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा इस वीडियो के सहारे। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमको भी क्या मिले ना, हौसला मिले और हम और आगे क्या करें, वीडियो बनाएं। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा ना, आप लोग डालिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब मैं आप लोगों के अनुसार वही वीडियो बनाऊँगा जो आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो। तो चलिए हम लोग आगे नदियों के बारे में और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बढ़िया से। भारत में बहने वाले सभी नदियों को बारे में पढ़ेंगे, उसको कितने भागों में बांटते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, नदियों के किनारे बसे हुए शहर क्या क्या है, फिर नदियों में बने हुए बांध, इसके बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।